मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल, द बिगेस्ट मैच ऑफ द सीजन। और शायद पिछले 5-6 सालों में प्रीमियर लीग में ऐसा टाइटल क्लैश नहीं देखने को मिला है कि एक मैच डिफाइन करेगा कि टाइटल कहाँ जा रहा है। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि पिछले सीजन भी हमने देखा, एक टीम जस्ट रन अवे विद द टाइटल। उससे पहले सिटी हम देखते थे काफ़ी इतना लीड बना लेती थी कि उसको कैच करना ही मुश्किल हो जाता था। तो ऐसा डिफाइनिंग गेम होना सो डीप इन टू द सीजन बहुत कम होता है, और इस बार ऐसा हो रहा है, और यही तो एज फैंस हमें चाहिए। देखिए, सीधे सीधे हम प्रेडिक्टेड लाइनअप्स पे चलते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सिटी की लाइनअप ऑलमोस्ट सर्टेन है कि क्या खिलाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई पिछले 3-4 मैचों में इतना अच्छा फॉर्म चल रहा है। सारे प्लेयर्स जो भी पिछले 3-4 मैच में खेल रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। हालैंड लाइन लीड करेंगे, जो पीछे होंगे तीन खेलेंगे वो होंगे डोकू, शेरकी और सेमेनियो। अब शेरकी ऑलमोस्ट हालैंड को ज्वाइन कर लेते हैं, तो जब आउट ऑफ पोजीशन होते हैं तो वो 4-4 खिलाते हैं, जब पोजीशन में हो रहा है तो 4-3-1 हो जाता है। फिर पीछे बर्नार्डो सिल्वा, जिन्होंने अभी अनाउंस किया है कि परहैप्स ये उनका आखिरी सीज़न होने वाला है, इसके बाद वो सिटी के लिए कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब कितना बड़ा लॉस होगा वो तो अगले सीज़न ही पता चलेगा, लेकिन इस सीज़न सिल्वा अगेन हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। मतलब जब से वो सिटी आए हैं, हर आदमी बोलता है कि भाई डिब्रोइना बहुत अच्छे थे, डाविड सिल्वा बहुत अच्छे थे, बट बर्नार्डो सिल्वा को काफ़ी बार मिस कर दिया जाता है। जबकि मेरे लिए, इफ़ यू आस्क मी, ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट टॉप परफॉर्मेंस फॉर सिटी एवरी सिंगल टाइम। ये उनकी इंपॉर्टेंस थी। अगले सीजन से थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए सिल्वा के साथ बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, वो एक वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स हैं जो टेम्पो कंट्रोल कर सकते हैं। डिक्टेट द प्ले, कंट्रोल द टेम्पो, दो चीज़ें होती हैं। डिक्टेट द प्ले मतलब विंग्स पे खेलना है, आपको डायरेक्टली आगे जाना है, अटैकिंग मिडफील्डर के थ्रू जाना है, आपको डायरेक्टली स्ट्राइकर को फीड करना है, या आपको जब आप देख रहे हैं कि भाई विंगर्स के पास स्पेस है उन्हें देना है। तो ये होता है डिक्टेट द प्ले। और कंट्रोल द टेम्पो क्या होता है? टेम्पो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि भाई जब आपके पास पोजीशन आई, आप उसे फास्ट रिलीज करना चाहते हैं, वर्टिकल ज़्यादा जाना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल जाना चाहते हैं, आप पोजीशन बहुत ही डेंजरस रखना चाहते हैं या डोसाइल रखना चाहते हैं। अब हर आदमी बोलेगा कि भाई जब मेरे पास पोजीशन आया है तो मैं चाहूँगा कि दूसरी टीम हर बार हर्ट हो, हर बार एक डेंजरस स्पेल ऑफ पोजीशन रखूँ। भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आप समझिए कि जब यॉर्गन क्लॉप की टीम थी लिवरपूल की, उसके अगेंस्ट मान लीजिए सिटी टीम खेलने जाती थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि आप ज़्यादा गोल्स कंसीड ना करें। तो मान लीजिए स्पेल्स आते हैं, स्पेल्स ऑफ पोजेशन, स्पेल्स ऑफ लिवरपूल पोजेशन आते थे, जहाँ पे 20-30 बार लगातार लिवरपूल आ रही है, वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव। वहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा यूज टू प्ले सो स्मार्टली। वहाँ पे उन्हें मालूम था कि भाई मान लीजिए उनके पास बॉल भी आई, और मान लीजिए जो भी उनका स्ट्राइकर है, शुरुआत में अगुएरो है या बाद में जब हालैंड आए तो हालैंड है, तो उनके पास चांस है कि वो उसे डायरेक्टली रिलीज़ करें। लेकिन काफ़ी बार सिल्वा वो नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मान लीजिए जैसे ही लिवरपूल के वेव आफ्टर वेव अटैक आ रहे हैं, एक दो बार जब सिल्वा के पास बॉल आएगा, अगर वो ट्राई करते हैं काउंटर करने का और बॉल लूज़ कर देते हैं, तो अगेन लिवरपूल विल कम इन वेव्स। इससे अच्छा वो क्या करते थे, बॉल होल्ड करते थे। काफ़ी बार वो बॉल लेते थे, वहीं पे 2-3 टच आप देखेंगे सेंटर ऑफ द फील्ड में लेते थे, पिरोएक करते थे, रुलैक करते थे, रॉड्री को पास देते थे, फिर रिसीव करते थे। मतलब वहीं मिडफील्ड में डोसाइल पोजीशन। आपको लगेगा क्या कर रहे हैं यार, गेम बोरिंग बना रहे हैं, लेकिन वो बोरिंग बनाना पड़ता था। वो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम थी कि भाई लिवरपूल अवे फ्रॉम होम है, यहाँ पे आपको क्राउड शांत करने की ज़रूरत है। और वो शांत कैसे होगा, जब आप ऐसा डोसाइल पोजीशन, जब मैच में कुछ नहीं हो रहा है, एक्साइटमेंट नहीं है, तो क्राउड थोड़ी देर बाद विसल करेगा, सब करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। और वही होता था। दैट वॉज द इंटेलिजेंस ऑफ दिस मैन। और इस गेम में भी जो उनका एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी आपको बताया, उनका टेम्पो कंट्रोल करने का मादा रखते हैं वो। तो इस गेम में आप देखेंगे कि कैसे वो ये डोसाइल पोजीशन छोड़ के इस गेम में आपको ये दिखेगा कैसे वो स्पीड अप करते हैं हर चीज़। रॉड्री जो इंजरी से बाद आए थे, तो थोड़ा बहुत लग रहा था कि भाई क्या वो वापस बैक टू हिज बेस्ट आ पाएंगे। अभी भी शायद बैक टू हिज बेस्ट नहीं है, लेकिन 80-90% अपने बैक टू बेस्ट आ चुके हैं। दैट्स अ ह्यूज 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 कॉम्प्लीमेंट टू मैनचेस्टर सिटी। क्योंकि रॉड्री का एक टाइम पे, मुझे याद है 2 साल पहले या 1.5 साल पहले ये रिकॉर्ड था कि पूरे सीज़न ना वो सिटी के लिए हारे थे ना वो स्पेन के लिए हारे थे। तो इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं। बैक फोर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई गेही हैं, खुसनॉव हैं, दोनों स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में ये सेंटर बैक पेयरिंग नहीं थी। गेही को क्रिस्टल पैलेस से लिया गया, खुसनॉव भी थर्ड या फोर्थ चॉइस सेंटर बैक थे। बट अभी क्योंकि रूबन डियाज इंजर्ड हैं, जॉन स्टोन्स नहीं है, तो इन दोनों की पार्टनरशिप ने पिछले 2-3 मैचों में बहुत अच्छा खेला है। निको राइली करवाओ कप में गोल मारते हुए आ रहे हैं, लेफ्ट बैक पे बहुत अच्छा खेलते हैं। और एड नूरी को तो मेरे ख्याल से इतने बड़े मैच में नहीं चांस मिलेगा, और क्योंकि इतने रनिंग पावर है, फिजिकलिटी ओराइली के पास इतनी। और अभी तक सीज़न में क्योंकि
कुछ मैचों इन नौरी ने खेले, कुछ उन्होंने खेले, तो अभी इतने बर्नआउट भी नहीं होंगे जितने शायद आर्सेनल के प्लेयर जो लगातार खेलते हुए आ रहे हैं वो हैं। राइट बैक एक प्रॉब्लम हो सकती है, मैटियस न्यूनेस जितने अच्छे प्लेयर हैं मेरे ख्याल से वो राइट बैक तो नहीं है, बट स्टिल ऑनेस्ट प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। पीछे डोनारूमा आएंगे। अब ये देखिए, इनको काउंटर करने के लिए आर्सेनल जो लाइनअप लाएगी, मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हैवर्ट्स को खेलना चाहिए, क्योंकि आपके पास पोजीशन ज़्यादा नहीं रहेगा, सिटी डोमिनेट करेगी, तो एक आदमी ऐसा आपको चाहिए जो बॉल होल्ड अप कर सके। ग्योकरेस इतने बिग स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लेकिन जब भी बॉल होल्ड अप करने की बात आती है तो वो कंट्रोल ही नहीं रहता है। वो अपने सेंटर बैक को बैक भी करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट खुद ही गिर जाते हैं। तो ये वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप बॉल होल्ड अप नहीं कर पाते हैं 2-3 बार जब आपको चांस मिलती है, तो भाई सिटी रिलेंटलेस रहेगी। इसलिए ज़्यादा टेक्निकल एबिलिटी जिसके पास है, जिसके पास ज़्यादा हाइट है, मैं उसके पास जाऊँगा। और मेरे ख्याल से हैवर्ट्स एज सच इज़ अ मोर कंप्लीट फॉरवर्ड, ज़्यादा अच्छे स्ट्राइकर भी हैं। स्ट्राइकर एज एन वो औरों को बिल्डअप प्ले ज़्यादा अच्छा है, वो आर्सेनल के डीएनए को ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि 3 साल से हैं यहाँ पे। ग्योगरस अभी आए हैं, तो वो थोड़ा एक मेरे ख्याल से इशू हो सकता है, इसलिए मैं हैवर्ट्स को खिलाऊंगा। और आप देखेंगे अगर ग्योगरस नहीं खेलते हैं, हैवर्ट्स ऐसा सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं, तो आर्सेनल की पूरी जो टॉप 4 है, फ्रंट 4 है, वो ज़्यादा अच्छा क्लिक करता है। लेफ्ट पे ट्रोसार्ड मार्टिनेली के बीच है, लेकिन बिकॉज मुझे लगता है कि भाई आर्सेनल को इस बार काउंटर पे ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन जनरली सिटी के पास होगा, तो एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो जिसके पास स्पीड हो, क्योंकि बिना स्पीड के आप काउंटर कैसे करेंगे। ट्रोसार्ड मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज हैं, स्पीड कभी भी उनकी अलाई नहीं थी। जबकि मेरे हिसाब से तो मार्टिनेली और ट्रोसार्ड दोनों को ही समर में बेच देना चाहिए। दोनों ने इस सीज़न बहुत ही ज़्यादा हगा है। ट्रोसार्ड शुरुआत में 1-2 महीने अच्छे थे, लेकिन उसके बाद ये आपको देखने को मिला है कि क्यों ये आर्सेनल टीम नेक्स्ट लेवल पे नहीं आ पा रही है, क्योंकि एक इम्बैलेंस आता है लेफ्ट पे ना ट्रोसार्ड ना मार्टिनेली बहुत अच्छे हैं, बट ये गेम मार्टिनेली के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। अभी तक बहुत अच्छा कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं आया है। 2-3 साल पहले जिस फॉर्म में वो चल रहे थे, लोग साका मार्टिनेली को साथ में बोलते थे, बट मार्टिनेली का ड्रॉप ऑफ इतना ज़्यादा आया है। बट ये गेम ऐसा हो सकता है जहाँ पे उनको अपना पेस यूटिलाइज़ करने का मौका मिले, क्योंकि सिटी इतना अटैकिंग जाएगी, तो हो सकता है आप अपने मैन को आइसोलेट भी कर सकें। अगर आप ये कर पाते हैं, इफ़ यू आर एबल टू आइसोलेट नूनेस, तो आपको इंश्योर करना है कि भाई आप यू आर बेटर ऑन दी बॉल, आपका एंड प्रोडक्ट अच्छा हो। डिफेंसिवली आप बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आप एज अ विंगर खेल रहे हैं, तो आप एज एन अटैकर खेल रहे हैं, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप कंट्रीब्यूट करें। एजे को मेरे ख्याल से खिलाना पड़ेगा। ओडेगार्ड इंजर्ड हैं, ओडेगार्ड गेम का टेम्पो ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करते हैं, लेकिन एजे इज़ मोर ऑफ अ किलर। अगर उन्हें हाफ चांस भी मिलती है, तो उनकी जो बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, वो उन्हें आर्सेनल के और जो प्लेयर हैं उनसे डिफरेंट बनाता है। देखिए, और जितने भी आप आर्सेनल के पास प्लेयर देखेंगे, टेक्निकली अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक बॉल हिटिंग एबिलिटी होती है कि बहुत क्लीन मारे, वो इस आर्सेनल स्क्वाड में सिर्फ एजे के पास है। राइट पे मेरे ख्याल से मडुएके खेलेंगे, इंजरी का डाउट है। अगर इंजर्ड रहते हैं तो मेरे ख्याल से मार्टिनेली राइट पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट पे ट्रोसार्ड खेलेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रंट 4 में ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग आपको वो नहीं दिख रहा है कि जिससे मेरे ख्याल से सिटी को फेयर हो। पीछे अब यहाँ से आर्सेनल की स्ट्रेंथ चालू होती है। राइस थोड़ा बीमार चल रहे हैं, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से एक ऐसा नाम है जिसे ये गेम बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक लेना पड़ेगा, जिसे दिखाना पड़ेगा कि क्यों आर्सेनल में इतना वैल्यू किया जाता है, क्यों आर्सेनल के फैंस उन्हें इतना वैल्यू करते हैं। क्योंकि अगर आप बड़े मैच को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप कभी वन ऑफ द लेजेंड्स नहीं बनेंगे। पैट्रिक विएरा जो आर्सेनल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स हैं, उन्हें इसीलिए ग्रेटेस्ट बोला जाता है क्योंकि भाई वो यूनाइटेड में जाके यूनाइटेड के अगेंस्ट, चेल्सी के अगेंस्ट ये बड़े मैचों में स्टैंड अप करते थे। तो अगर राइस ये कर पाते हैं, तो हिज नेम विल बी इन दी आर्सेनल फोकलोर। नहीं तो फिर वही होगा कि भाई पोटेंशियल बहुत था, लेकिन बड़े मैचों में आप नहीं परफॉर्म कर पाए। जुबिमेंडी के पिछले 2-3 महीने अच्छे नहीं गए। जब पार्टी की जगह आए थे, तभी मैंने बोला था कि भाई पार्टी आदमी जो भी गए, लेकिन ये जो बड़े मैच होते थे, जो सिटीज़ के अगेंस्ट होते थे, चेल्सीज़ के, लिवरपूल के अगेंस्ट, इन सब बड़ी टीमों के अगेंस्ट होते थे, उसमें पार्टी वॉज द बेस्ट प्लेयर फॉर आर्सेनल। जनरली अगर आप उठा के देखें, अभी लोग कुछ भी बोलें, बट ये जो बड़े मैच होते थे, कि 2 चीज़ें होती हैं। एक आदमी बोलता है फ्लैट ट्रैक बुली, जो आसान टीमों को मारता है। पार्टी उल्टा थे, वो हार्ड ट्रैक बुली थे। वो छोटी टीमों के अगेंस्ट भले ही गलती करते हैं, लेकिन बड़ी टीमों के अगेंस्ट हमेशा ही वॉज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस। और उनकी जगह जुबिमेंडी आए हैं। प्रीमियर लीग में मैंने बोला था वेट स्ट्रगल करेंगे, तो कर रहे हैं। ओजिल जब स्ट्रगल करते थे टेक्निकल एबिलिटी के बाद, तो वो कर रहे हैं। जुबिमेंडी भी अब हमने देखा है कि भाई टीम्स आर सिटिंग ऑन हिम, इंश्योर करती हैं कि भाई उनके पास स्पेस ना हो, तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसलिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जुबिमेंडी के लिए। मैं अगर पर्सनली होता तो शायद जुबिमेंडी की जगह नौगार्ड को भी ट्राई कर सकता था, क्योंकि आप डिफेंसिवली होके जाना है। बट अभी तक आपने नौगार्ड को नहीं खिलाया, तो मेरे ख्याल से आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो जुबिमेंडी को ही खेलना पड़ेगा। इशू बस यही है कि इस मिडफील्ड ने इतने ज़्यादा मैचेस खेलने हैं, इतने ज़्यादा आवर्स इनके लेग्स पे हैं कि भाई अब थोड़ा टायर्ड दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर ये ओवर रन होते हैं तो बहुत मुश्किल होने वाला है।
डिफेंस पे आते हैं तो डिफेंस ही आर्सेनल की स्ट्रेंथ है। हिंकापिए आए हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं, बहुत ही यू नो अटैकिंग में भी अच्छे हैं, बट डिफेंसिवली ही इज़ अ मॉन्स्टर। गैब्रियल सलीबा, मॉस्केरा राइट बैक पे आएंगे, ये एक इशू हो सकता है क्योंकि टिम्बर के लेवल के नहीं है। बॉल प्लेइंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो फॉरवर्ड भी जाते हैं तो फाइनल बॉल इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है। राया और डोनारूमा में कंपैरिजन होता है तो भाई लोग जनरली आजकल बोल रहे हैं कि भाई राया बॉल प्लेइंग एबिलिटी ज़्यादा है, बट मेरे ख्याल से कोई भी गोलकीपर के पास जो हाइट होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक प्रेजेंस होनी चाहिए। उससे ये रहता है कि भाई अनस्टॉपेबल जो चीज़ें होती हैं वो भी आप स्टॉप कर लेते हैं। तो वो अगर आप एक दो सर्टेन गोल्स अगर रोक लेते हैं तो आपका जो जिसके अगेंस्ट आप खेल रहे हैं उनको थोड़ा डाउट हो जाता है कि भाई इसको बीट कैसे करें। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से साइज एडवांटेज इनके पास है, लेकिन राया आर्सेनल के बिल्डअप में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इट्स अ कॉइन्स चॉइस की कौन ज़्यादा बेटर है। बट ये मैच आप जीता और हारा कहाँ जाएगा। देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि ये सिटी की लाइनअप 4-2-4 खेलेगी जब आउट ऑफ पोजीशन होगी। ये हमने देखा कैराबाओ कब से उन्होंने चालू किया, फिर रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी खेला, फिर उसके बाद जितने मैचेस हमें देखने के लिए मिले हैं, चेल्सी के अगेंस्ट मिले हैं, और टीमों को ये आइडिया नहीं है कि इसको बीट कैसे करें। देखिए अगर आप बिल्डअप फ्रॉम द बैक करते हैं, और सिटी ये जानती है कि चेल्सी भी ये करती थी, मैड्रिड भी ये करती थी, आर्सेनल भी ये करती है कि बिल्डअप फ्रॉम द बैक करते हैं, तो अगर आप 4-4 खिलाते हैं तो 4 आदमी आप ऑलरेडी अपने वहाँ पे प्रेस करने को दे रहे हैं, तो वहाँ से आपको ओपोनेंट टीम को आप अलाउ नहीं करते हैं कि वो मिडफील्ड पे डायरेक्टली आ पाए। ये एक इशू है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आर्सेनल को जीतना है तो राया को ये डिसीजन लेना होगा, आर्टेटा को ये डिसीजन लेना होगा कि भाई वो लॉन्ग बॉल्स पिंग करें, वो प्ले फ्रॉम द बैक नहीं करें। उसी के लिए मैंने बोला है कि हैवर्ट्स का खेलना ज़रूरी है क्योंकि वो बॉल होल्ड अप ज़्यादा करते हैं। दूसरा एक चीज़ जो और हो सकती है, अगर मैडुएके नहीं खेलते हैं तो मार्टिनेली इधर आएंगे और इधर ट्रॉसार्ड खेलेंगे, तो कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली राया को ये सोचना होगा कि भाई वो ये राइट विंग जो है वहाँ पे लॉन्ग बॉल पिंग करे। क्योंकि हमने देखा था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, सिटी जो मैच हारी है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, उसमें एक सिंपल बॉल थी ओवर द टॉप जो वेलवर्डे जब राइट विंग खेल रहे थे उनने कंट्रोल की, निको और अली ने उन्हें ट्रैक नहीं किया और डायरेक्टली वो गोल पे आ गए, आइसोलेट हो गए डोनारूमा के अगेंस्ट। उसका सिंपल रीज़न यही है क्योंकि जब आप 4-4 खेलते हैं, आपके 4 आदमी आ गए हैं, अगर राया सही बॉल फाइंड आउट कर लेते हैं और मार्टिनेली के पास वो गम्शन होता है, वो टेक्निक होती है कि भाई वो फर्स्ट टच पे बॉल यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से बॉल राय ने ली और मेडुएके ने यहाँ पे मार्टिनेली है, तो यहाँ पे उनका राइट फुट होगा, उसको उनको इंश्योर करना होगा कि फर्स्ट टच उनका ऐसा हो कि इस साइड आए ताकि डायरेक्टली वो गोल की तरफ आए और वहाँ से उन्हें फिनिश करना होगा। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है अगर मेडुएके ना फिट हों तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए आर्सेनल के लिए कि मार्टिनेली इधर शिफ्ट होंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जानते हैं जनरली आजकल की टीमें और टेटा भी ये प्रेफर करते हैं कि राइट विंग पे लेफ्ट फुटर हो, लेफ्ट विंग पे राइट फुटर हो। अगर ऐसा होता है तो राया अगर लॉन्ग बॉल देंगे भी तो लेफ्ट फुटर वो बॉल किल नहीं कर पाएगा, वो पहले इधर आएगा, वो अपनी पेस का यूज़ नहीं करेगा, उसे अपनी ट्रिकरी का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसमें जो चांस है तब तक आप समझिए कि सिटी के प्लेयर्स ऑब्वियसली वापस आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे अगर राइट फुटर खेलता है, मैं भी इस बात के जनरली खिलाफ रहता हूँ कि भाई आप राइट विंग पे राइट फुटर खिलाएं। मैं जनरली लेफ्ट फुटर ही बोलता हूँ क्योंकि यहाँ से उसके लिए बॉडी ओपन अप करके शॉट मारना आसान है। लेकिन इस पर्टिकुलर मैच में अगर यहाँ राइट फुटर खेलता है तो उसके पास चांस रहेगा, राय के पास चांस रहेगा कि ऑलमोस्ट एट द बाय लाइन वो बॉल अगर रिलीज़ कर पाते हैं तो फर्स्ट टच पे मार्टिनेली को ये बॉल इधर किल करके ले जानी होगी और यहाँ से वो गोल मार सकते हैं। अगर ये नहीं होता है, मेडुएके यहाँ खेलते हैं, मार्टिनेली खेलते हैं, तो 4-4 होगा। उसमें राय के पास ये चांस नहीं होगा कि वो बाईपास इसे कर पाए और फिर मेरे ख्याल से सिटी के पास पोजीशन रहेगा। मेरी प्रेडिक्शन क्या रहेगी, देखिए ये आर्सेनल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। काराबाओ कप में मैंने प्रेडिक्ट किया था, मेरा वीडियो है कि सिटी जीतेगी, सिटी जीती थी, तो ये कोई नहीं बोल सकता कि भाई मैं आर्सेनल का फॉलोअर हूँ इसलिए बोलता हूँ कि आर्सेनल जीते। नहीं, काराबाओ कप में मैंने बोला था कि सिटी जीतेगी, बट मैंने ये भी बोला था कि जो लोग कह रहे हैं कि जो काराबाओ कप खेल जीतेगा वही ये रिटर्न लेग जीतेगा एटिहाड में, वो गलत है। मैंने बोला था कि जो काराबाओ कप खेलेगा, जो जीतेगा, वो ये रिटर्न लेग बिल्कुल नहीं जीतेगा। तो मैं उस प्रेडिक्शन पे अभी भी खड़ा हूँ। मुझे लगता है कि क्योंकि सिटी काराबाओ कप जीती थी तो ये मैच आर्सेनल को पता है कि वो 4-4 खेलेंगे, बट सिटी को ये नहीं पता कि अभी आर्सेनल कौन से फॉर्मेशन से कैसे खेलेंगे। आर्सेनल कैन स्टडी देम बेटर। आर्सेनल डिफेंसिवली बहुत अच्छी है। काराबाओ कप में दोनों टीमों को जीतने के लिए जाना था, इसमें आर्सेनल को जीतने के लिए नहीं जाना है क्योंकि आर्सेनल को स्टडी करने का टाइम मिला है। सिटी के पास भले ही टाइम
प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा था, पूरा हफ्ता था, आर्सेनल को बीच में स्पोर्टिंग में खेलना था, लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस यहाँ पे आता है। जब दोनों टीमें 50-50 हैं और एक बार आपने मान लीजिए कॉइन टॉस किया, एक बार हेड आ गया, तो अगली बार चांसेस है कि फिर टेल आए। तो अगर एक बार सिटी जीत गई है तो अगली बार मुझे लगता है कि इस बार आर्सेनल कम से कम हारेगी नहीं, या तो ये ड्रॉ रहेगा या तो आर्सेनल जीतेगी। तो मेरी प्रोडक्शन है कि आर्सेनल हारेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। अब लोग बोल सकते हैं कि भाई मैच में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं जितना मैंने गेम को देखा है मुझे मालूम है कि भाई सिटी की स्ट्रेंथ क्या है और आर्सेनल की स्ट्रेंथ क्या है। ये मैच प्रॉबली आर्सेनल की स्ट्रेंथ्स पे जा सकता है, क्योंकि आर्सेनल को मालूम है उन्हें जीतना ज़रूरी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि डिस्पाइट सो मच ऑफ स्ट्रेंथ, अगर आर्टेटा थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं, अगर वो राय को बोलते हैं कि भाई डायरेक्ट ओवर द टॉप जाओ, मार्टिनेली को राइट विंग पे खिलाते हैं, तो ये चांस हो सकता है कि आर्सेनल के पास, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है, ये मेंटालिटी का मैच है, ये ऐसा मैच है कि आपको दिखाना होता है कि आप क्यों चैंपियन है। तो यहाँ पे शायद आर्सेनल एक मार्कर ले डाउन करें, पिछले 3-4 मैचों में अच्छा भी नहीं खेल रहा है, तो यहाँ भी लॉ ऑफ एवरेजेस आता है कि लगातार कोई बड़ी टीम इतनी बुरी तरह नहीं खेल सकती। तो यहाँ पे हो सकता है वो दिखाएं कि क्यों अभी तक वो लीड कर रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि ये मैच आर्सेनल हारेगी तो नहीं, या तो ड्रॉ होगा या तो आर्सेनल जीतेगी। आप लोग भी बताइए आपके हिसाब से क्या होने वाला है इस मैच का रिजल्ट, और क्या आपको लगता है कौन जीतेगा ये टाइटल।